हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं कुछ टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें थी जिसके साथ थोड़ा बिजी थी तो नहीं वीडियो बना पाई इतने टाइम से। तो अगर कुछ पेपर्स आपके जो कि आपको लगा होगा मैं मत कवर करूँगी, अगर नहीं कर पाई उसके लिए पहले से ही मैं अभी आपको सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि जो मतलब मैं नहीं थी इस कंडीशन में कि मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर सकती। तो इसीलिए आज जो मैं आपका कुछ बच्चे जो बच्चे हैं उनकी कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि जो ये वाला पेपर है प्लीज़ इस पे आप ये कर दो, वीडियो एक कवर कर दो, ठीक है। तो ये मैं आपको बताती हूँ इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो आपका ये वाला पेपर है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कितने मार्क्स का होगा, क्या एमसीक्यूज़ में ही होगा, क्या कितने ये होंगे, घंटे मिलेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ ये आपका असली पेपर नहीं है, मतलब जो आपका असली इन द सेंस मतलब ये है कि आपको देना है, बट आपका जो मेन जैसे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, जैसे आपने परसों दिया ना आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, सेम वो भी आपका था, आपको एडिशनल लेना था, चॉइस नहीं थी आपके पास बट पढ़ना था। तो वो भी 50 मार्क्स का था, सेम उसी तरीके से ये भी 50 मार्क्स का होगा, बट इसको टाइम आपको इसको भी 2 घंटे करने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पेपर है आपका ये 50 मार्क्स का होगा और एमसीक्यूज़ में आएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं 2 साल के आपको पेपर्स दिखाऊंगी, ये अब बोलोगे आप सॉल्व कराओ, सॉल्व मैंने ऑलरेडी कराए हैं, आपको वीडियोस दोनों साल के मिल जाएंगे, प्लीज़ आप वो देखो, आपको वो आराम से वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं कराऊंगी तो उसके लिए बहुत सारा टाइम आपका ज़ाया हो जाएगा, आप वो देख सकते हो और उधर से आप वो सॉल्व कर सकते हो। इसमें मैं आपको सिर्फ बताऊंगी कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद ये जो पेपर है ये आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है, 2 घंटे का। और ये आपका शायद 2 से लेके 4 बजे तक है, आफ्टरनून में ये वाला पेपर आपका। तो 50 MCQs आएंगे, ये आपके किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको उन पेपर्स को देख के ये अंदाज़ा लगाना है किस चैप्टर में से पिछली बार इन्होंने ज़्यादा MCQs पूछे थे, तो इस बार ये उधर से ज़्यादा नहीं पूछेंगे, उधर से कम ही पूछेंगे इस बार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसको करने के लिए आपको OMR शीट मिलेगी, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ अभी OMR शीट होती क्या है। तो अभी मुझे इसकी साफ़ कॉपी कहीं पे भी नहीं मिल रही है, तो मुझे अमेज़ॉन का ये एक गूगल पे मिल रही है ना। तो आप देखो इस तरीके से होती है, अब आपका थोड़ा सा उसमें पैटर्न अलग होगा, बट ये सारी ऐसी ही होती है। ये शायद मुझे लगता है ये आपके इसकी वैसे ऐसी ही होगी आपकी, थोड़ा वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी ये ऐसी होती है OMR शीट, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखना है, फिर आपको देखना है यहाँ पे ये एक जैसे 1 2 3 4 5 6 दे के है ना, तो इसमें से आपको बस 50, जहाँ पे 50 आपका खत्म हो रहा है ना दूसरी लाइन में, यहाँ तक करना है, ये नहीं कि आपको ये पूरा करना है, ठीक है। यहाँ 50 पे आपको आना है, 50 आपको टोटल करने हैं इसमें, ठीक है। जैसे पहले हम देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ोगे, आपको लगता है पहले का आंसर A B C D में से रखते हैं C है, ठीक है। ये नहीं पता है क्या होगा, बट वहाँ पे अगर आपको लगता है C है या B है, अगर आपको लगता है B है, ठीक है, B उसका आंसर है, तो आप यहाँ पे जो B है ना, पहले का जो B यहाँ पे A B C D में जो B है इसको आप गोल करोगे, यहाँ पे पेन से गोल गोल करोगे ना, ताकि जो कंप्यूटर है जब वो चेक करे उसको दिखे, मतलब उसको, वो मत इंसान है उसको अच्छे से वो करेगा, कंप्यूटर उसको अच्छा सा दिखना चाहिए। तो ये नहीं कि आप थोड़ा सा डॉट डाल दोगे, डॉट नहीं डालना है आपको, इस पूरे को पूरा ब्लैक करना है, ठीक है, गोल को भरना है आपको, ठीक है। ये आपको करना है, इस तरीके से OMR शीट भरते हैं, तो ये आपको करना है। बाकी यहाँ पे अपना नाम वाम लिखना है, यहाँ पे जो आपका सेंटर होगा, जो आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, वो सारा आपको भरना है। हो सकता है वहाँ पे फिर आपको अगर किसी बच्चे को नहीं आप में से सॉल्व करना आता है, ये मतलब समझ नहीं आएगा वहाँ पे, तो आप प्लीज़ वहाँ पे एग्जामिनर को पूछना। ये नहीं है कि कोई अगर एग्जामिनर बोलता है मैं नहीं दिखाऊंगा कुछ, वहाँ पे सीधे उसको बोलना, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हमें ये दिखाना है, ठीक है। उनको आपको दिखाना है कि कैसे ये सॉल्व करते हैं, क्योंकि सब बच्चों को नहीं आ सकता है, डिफ़िकल्ट होता है, हम कोई पहले से नहीं करते आ रहे हैं जो कि आता होगा, है ना। तो आपको हेल्प लेने से कभी नहीं कतराना चाहिए, किसी की भी हेल्प लेनी हो, अगर आपको लगता है कि वो ज़रूरी है तो लिया कीजिए आप हेल्प, ठीक है। तो ये आपको ये था OMR शीट, ठीक है, ऐसा ही होगा आपका वहाँ पे। चलो अब फिर हम सीधे पेपर पे आते हैं। देखो ये है आपका पेपर, यहाँ पे इन्होंने बताया 50 आपको करने हैं, 50 टोटल करने हैं। OMR शीट आपको मिलेगा, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ठीक है। आपको हिंदी में भी ये दिया जाएगा, और जैसे पहले इंग्लिश में दिया गया था उसका फिर हिंदी में भी, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे उनको बहुत फ़ायदा होता है कुछ को कि उनको इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, अगर इंग्लिश नहीं लेकिन हिंदी ज़्यादा आती है, लेकिन इंग्लिश उनका मीडियम रहता है, तो वो हिंदी में भी पढ़ के समझ के फिर इंग्लिश को कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको एक फ़ायदा है, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका।
तो आप ये देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको दूसरा इस जो ये अभी जो इस साल का हुआ था पेपर जनवरी के बच्चों का, उनका भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड इसको ज़्यादा करूँगी, तो आप वहाँ पे बाद में जो सेटिंग्स में जाके इसको स्पीड को कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी कभी प्रॉब्लम होती है कि उनको साफ़ जो स्क्रीन साफ़ नहीं दिख रहा होता है, ठीक है, वीडियो साफ़ क्लियर नहीं आती है। तो सेटिंग्स में जाके वीडियो की क्वालिटी 1000 या 720 तक कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को नहीं आता है, आप सीधे जो वीडियो जब आप ऑन करते हो वहाँ पे साइड पे आपको सेटिंग्स का वो दिखा के होगा लोगो, तो वो आपको जानना है। उस पर वहाँ पे दिखाया होगा पिक्चर क्वालिटी या क्वालिटी होगा। क्वालिटी में आपको 300 से 400 से ऊपर ऊपर रखनी चाहिए हमेशा, तो वीडियो साफ़ हो जाती है, ठीक है। तो ये है। और अगर उससे भी कभी नहीं होता है, फिर आपको वीडियो थोड़ी आगे को करनी चाहिए, फिर वापस पीछे को लेनी चाहिए, उससे भी साफ़ हो जाती है क्वालिटी, ठीक है। ये मैं आपको कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, वो फिर बोलते हैं कि मैम ये साफ़ नहीं है क्वालिटी वगैरह। तो ये आप देख सकते हो, मतलब ये मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ। कोई बहुत सारे बच्चे फिर बोलते हैं माइक लाओ, ये सब करो, तो सब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, है ना। तो मतलब जितना मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई यूट्यूब पेमेंट देता है, कुछ अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना 1.5 साल हो गया है लिटरली मुझे काम करते हो, बट स्टिल नहीं हो रहा है। तो अगर मैं और इसमें करूँगी तो मुझे, क्योंकि नहीं पता है फ्यूचर क्या रहेगा इसमें, है ना। तो वो चीज़ आप प्लीज़ समझने की कोशिश करिए और इस चीज़ में सपोर्ट करिए। तो ये आपका है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से भी क्वालिटी ठीक कर सकते हो, और हो सकता है आगे को मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसमें फ्यूचर है, मेरा कुछ है, तो मैं और सोच सकती हूँ। तो अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप प्लीज़ ये समझ लीजिएगा। तो आप देख सकते हो अपना ये पेपर। अभी इसमें स्पीड थोड़ी मैं ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि टाइम सब बच्चों के पास इतना नहीं होता है। तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका, ठीक है। ये पेपर अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मैं फ़ास्ट कर रही हूँ ज़्यादा, तो प्लीज़ आप वहाँ पे वीडियो, आप मेरे चैनल का नाम साथ में लिखिए, और साथ में लिखिए कि BEVAE 181 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व या एनालिसिस, वहाँ पे आपको खुद ही फिर आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और ये पेपर भी होता है ना, बहुत लंबा होता है, 20 पेजेस का होता है, तो ये बहुत टाइम ले लेता है फिर। तो ये सॉल्व भी मैंने वो वहाँ पे कराए हैं, ठीक है। कुछ हो सकता है आंसर्स उसमें नहीं सही से बैठे होंगे, तो वो आप मैंने फिर जो वो होता है ना वहाँ पे डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें फिर मैंने उनको सॉल्व किया है। तो वो भी आप देख सकते हो। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ फिर आप अपने मेरे ही वीडियोस देखते हो, आप और भी बहुत सारी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको वहाँ पे समझाते हैं। और एक टीचर भी हैं जो BEV, जो उन्होंने कुछ चैप्टर्स के MCQ सॉल्व कराए हैं, तो उनका भी आप देख सकते हो। उनका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो हैं ऑनलाइन, तो आप देख सकते हो उनके भी वीडियोज़। और हमेशा ऑप्शंस अपने खोल के रखने चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपको लगता है बस मैं ही वीडियोस बनाऊंगी, आप मेरे ही देखोगे, हो सकता है बहुत बार मैं गलत कुछ पढ़ा दूँ। तो अगर आपको और कोई टीचर भी होगा सामने, और इंटरनेट पे आपको बहुत सारे टीचर्स मिल सकते हैं ना, तो वो एक रखना चाहिए हमेशा खुला अपना ऑप्शन की जो है आप कहीं फंस मत जाओ। अगर मैं नहीं वीडियो डालूंगी, ये नहीं कि आप वहाँ पे अटक जाओगे, आप और फिर चीज़ें भी ढूंढने की कोशिश करो, है ना। ये ये पूरी लाइफ के लिए आपको एक लेसन रखना चाहिए सीख के, कि कभी किसी पे डिपेंडेंट ना रहो, अपना रास्ता खुद बनाओ। चाहे वो अपने पेरेंट्स हैं, चाहे वो अपने भाई बहन हैं, चाहे टीचर्स हैं, कभी किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। क्योंकि एक बार मतलब ऐसा भी टाइम आता है जब कोई साथ नहीं देता है, तो आपको खुद चीज़ें करनी पड़ती है मैनेज। देखो यहाँ पे आपको स्पेस भी दी है ना रफ वर्क के लिए। तो यहाँ पे आप, अगर आपको लगता है पहले आप यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हो, सबको यहाँ पे सॉल्व कर लो और उसके बाद फिर सॉल्व करो, है ना। तो मैं आपको अब दूसरा पेपर दिखाती हूँ। अभी मुझे वो पेपर नहीं मिल रहा है इस अभी का जो है, तो वो अगर आप ढूंढना चाहते हो, अगर आपको चाहिए, मेरे इसी चैनल पे आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, और वो सॉल्व करके है, ठीक है। तो आप वो देख लीजिए, वो सॉल्व करके आप वहाँ पे देख सकते हो। तो वही आपको मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे चीज़ें। देखो आपको असाइनमेंट यहाँ पे एक बार आप इसको पढ़ लो, और यहाँ पे देखो कुछ 3 साल के असाइनमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगी। आपको देखना है इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं से फिर वो लोग MCQs उन्हीं चैप्टर में से ज़्यादा फिर MCQs पूछते हैं, और उन्हीं टॉपिक्स में से जहाँ से ये टॉपिक्स हैं ना, देखो जैसे सेकेंडरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, ये जैसे ये टॉपिक्स हैं, ये आपको रखने हैं माइंड में कि हाँ यहाँ से MCQ ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। एजेंडा 21, हाजार्डियस वेस्ट क्या होते हैं, ये आपको यहीं से क्वेश्चंस आते हैं फिर, ठीक है। ये आपको पढ़ के रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन उठ के आएंगे, बट इन टॉपिक्स जो हैं, जैसे प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, इस टॉपिक में से आ सकता है कोई भी, कि कैसे ये ऐसे होता है, फिर इसका जो रिएक्शन है वो ये निकल के आता है।
तो फिर ऑप्शंस 4 दिए गए होंगे, तो उनमें से आपको कोई एक सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। जैसे ये था कि एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी जो लाइफ है इसमें, कुछ एग्जांपल्स। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे आया था आपका। फिर आपका प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे है। बहुत क्वेश्चंस पिछली बार इन्होंने पूछे थे यहाँ से। मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है और इंडिया को क्यों ये बोला गया है। फिर आपको बायोटा ऑफ पैल्जिक एंड बेंथिक जोन्स जो हैं ओशन के, उस इन दोनों में क्या फ़र्क है और यहाँ पे कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ये आपको रखना है माइंड में। फिर आपको बताना सरफेस और जो ग्राउंड वाटर है इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है कि इनमें क्या फ़र्क है। उसके बाद किन किन चीज़ों से जो पानी है वो गंदा होता है। आपको लगेगा ये बहुत इजी सा है, ये क्या है, ये क्यों पूछेंगे इधर से, लेकिन बहुत बार पूछते हैं। मतलब पिछली बार इन्होंने फॉरेस्ट के ऊपर पूछ दिया था, इतना इजी था वो कि फॉरेस्ट से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं या क्या क्या फ़ायदे नहीं मिलते हैं इनमें से, तो वो वैसा था एक ऑप्शन। फिर आपको ग्लोबल कार्बन साइकिल क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर आपको बताना था यहाँ पे इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, कैसे फॉरेस्ट उसको सपोर्ट करते हैं और जो हमारा क्लाइमेट है उसको, ग्लोबल क्लाइमेट जो पूरी दुनिया का है उसको मॉडरेट ठीक ठाक रखने में। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं, इको फेमिनिज्म क्या होता है, एजेंडा 21, ग्लोबल वार्मिंग, हाजार्डियस वेस्ट क्या होते हैं, कैसे इनको हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे करते हैं, वो सारा आपको बताना था। फिर लैंड फिलिंग जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंट है वेस्ट डिस्पोजल के लिए। इस जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ से वेस्ट डिस्पोजल से पूछा था सवाल। एसिड रेन क्या होती है। फिर आपको जो है लेजिस्लेशन के ऊपर वहाँ पे एक सवाल आया था कि ये जो एक्ट था ये कब लेजिस्लेट किया गया था। फिर था आपको यहाँ पे एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं। पिछली बार इस चैप्टर में से कोई सवाल नहीं पूछा है, इस बार ये बहुत सारे सवाल पूछेंगे, आप पहले ही लिख लो, ठीक है। ये यहाँ से पूछेंगे इस बार सवाल। फिर आपका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ये इसके ऊपर पूछा गया था। फिर आपको बताना था प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो हैं, ये इस पे सवाल आया था, सीधे यहीं से पूछा था सवाल सेकेंडरी पोल्यूटेंट के बारे में कि ओजोन, इसमें से कुछ ऑप्शंस थे उसमें ओजोन भी एक था, तो इसमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा था ये पूछा था आपको। फिर यही सारा था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे है कुछ ये यहाँ से तो नहीं आएगा, कुछ लोगों की जो मूवमेंट हुई हैं जो कि इसको जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको उसको ख़त्म करने के लिए। फिर है आपकी यहाँ पे 2021-22 वाली असाइनमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने पूछा है सवाल। उसके बाद आपको जेनेटिक एंड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज़ वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। फिर आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के ऊपर पूछा था। बायोडाइवर्सिटी के बाद इन्होंने आपको एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, जो अलग अलग जोन्स इसके पाए जाते हैं उनके बारे में आपको पूछा था। फिर आपको सरफेस और ग्राउंड वाटर वापस से यहाँ पे पूछा। नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है इसके बारे में आपको लिखना था। इस पर भी ये भी एक ऑप्शन था जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था। फिर आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट जो था 2006 में आया था, उसने कैसे ट्राइबल और फॉरेस्ट डिवेलपर्स जो हैं उनको हेल्प करी थी। फिर आपको नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी सिस्टम्स जो है इंडिया में उनके बारे में आपको लिखना था। फिर एनवायरमेंटल जस्टिस क्या होता है, एजेंडा 21, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है। फिर आपको बताना था वेस्ट डिस्पोजल के ऊपर। फिर आपको ओजोन लेयर जो डिप्लेशन होती है इसकी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है इसके बारे में पूछा गया था। फिर आपको उसके बाद आपको यहाँ पे आपको इन सीटू और एक्स सीटू जो है स्पीशीज़ के लिए जो कंजर्वेशन जो की जाती है इसके ऊपर ये आपको पता होना चाहिए, इस पे आ सकता है इस बार। उसके बाद है आपको पोल्यूटेड वाटर इज़ थ्रेट टू आर हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तो ये उतना नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको ये रखना कौन से वाटर पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनसे पानी जो है गंदा होता है। फिर आपको यहाँ पे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं कैसे, जैसे कि सैलाब वगैरह हो गया, कैसे हमारी ज़िंदगी को नुकसानदेह बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी के ऊपर हानिकारक साबित होते हैं, तो ये आपको बताना था। इस पे आया था सवाल, ज़्यादा किस कॉन्टिनेंट पे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये सवाल था पिछली बार। तो ये कुछ आपको यहाँ पे असाइनमेंट्स करने थे, 2 साल के हैं, तो बीच में रिपीट हुए हैं, वापस इन्होंने सेम क्वेश्चंस पूछे थे। और इसके साथ साथ जो बुक है ना आपकी, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो जैसे यहाँ पे आप देखोगे असाइनमेंट में कुछ
डार्क करके लिखा है इन्होंने, जैसे यू कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, ये बहुत अच्छे से इन्होंने मोटा मोटा लिखा है। तो बुक में भी बहुत सारी जगहों पे मोटा मोटा लिख के है, एक आपको वो अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपको जो वहाँ पे कुछ MCQs दिए गए होते हैं बुक के अंदर, वो पढ़ने हैं अच्छे से। उसके बाद साइड में बुक के अंदर बॉक्सेस वगैरह दिए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और लास्ट में जब आप बुक ख़त्म करोगे ना, लास्ट पे ग्लॉसरी दी गई है ना कुछ टर्म्स की, वो आपको अच्छे से करके जानी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। और उसके साथ साथ हाँ, कुछ जो ग्लॉसरी एक तो हर एक चैप्टर की ग्लॉसरी है, वो तो आपको पढ़नी है। उसके एंड पे एक लास्ट में ग्लॉसरी दी है, हर एक चैप्टर में से जो नए नए वर्ड्स हैं उनकी ग्लॉसरी दी है। तो हो सकता है उनमें से वहाँ से कुछ क्वेश्चंस मत पूछे जाएंगे, तो वो करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको इस एग्ज़ाम में याद रखनी है।